हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमटेकी। मेरा नाम है निशा और हम कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस। तो उसी सीरीज़ में आज हम करेंगे आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं और लैटिस एनर्जी, मेन कॉन्सेप्ट जो है लैटिस एनर्जी और बोर्न हेबर साइकिल। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल 2 या 3 ही कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में पढ़ना है, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। कैलकुलेशंस करनी है, वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पहले आज ही मैंने एक वीडियो डाली जिसमें थोड़ा एनिमेशन से बताया कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट में शेयरिंग कैसे होती है, ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं। तो प्लीज़ 4 मिनट की या 4-5 मिनट की उसको देख लें एक बार, और उसके बाद ये शुरू करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा विजुअलाइज करना। तो ये है इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो बॉन्ड्स दो टाइप के, कोवेलेंट को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। इसी तरह से आयनिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं, वो हर एलिमेंट क्या चाहेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे या फिर ऑक्टेट से कुछ ज़्यादा होंगे। तो अगर उसके पास ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहेगा, ले लो ये इलेक्ट्रॉन्स से। और अगर कम है तो वो चाहेगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल जाएगा इसे। ठीक है, लाइक सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हम पढ़ते हैं वो है NaCl का। ठीक है, सोडियम जो है 11 है एटॉमिक नंबर। तो इसको जब फिल करोगे तो 2 एक शेल में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 8 एक शेल में आ जाएगा, बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन चला जाए यहाँ से, तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे लास्ट में। इसी तरह क्लोरीन के पास लास्ट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहता है मुझे कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मेरे भी 8 हो जाए। तो ये दोनों घूमते घूमते एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला गया है, सोडियम का इस इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब सोडियम का कोई इससे अट्रैक्टिव फोर्स या फिर न्यूक्लियर चार्ज का फोर्स कुछ नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, ये कंप्लीटली क्लोरीन के पास चला गया। कोवेलेंट में क्या होता है, बीच में होता है, दोनों पे होता है। ये शेयर करेगा इससे, लेकिन कंप्लीटली डोनेट नहीं करेगा, इसका जो इफेक्ट है वो रहेगा। ठीक है, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनेंगे उनमें। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट किया सोडियम ने तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन ने 1 लिया है तो उसको एक नेगेटिव से डिनोट कर देंगे। ऐसे इनको डिनोट कर देंगे। बहुत बार पीजीटी के एग्जाम्स में क्या पूछते हैं डायरेक्टली, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कि ये जो MgBr2 मान लो ये वाला है, ये तुम्हें 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा जो डॉट स्ट्रक्चर है वो सही से रिप्रेजेंट किया गया है इसके MgBr2 की फॉर्मेशन के लिए। तो उसमें कहीं पे आपको ब्रोमीन का 1 इलेक्ट्रॉन गायब दिखेगा, कहीं पे मैग्नीशियम का सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों ब्रोमीन्स को दे रहा होगा, तो वो ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में है इसके पास, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ब्रोमीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 ब्रोमीन तुम्हें लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है इसको। ये सिंपल, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक्स्ट्रा है, यहाँ पे ब्रोमीन को 1 चाहिए तो 1 इस ब्रोमीन को दे देगा, 1 इसको, और इसको ऐसे लिख देंगे सिंपल से। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तो 2 पॉजिटिव आ गया, और एक ब्रोमीन नहीं किया है ना, यहाँ पे 2 नेगेटिव मत कर देना गलती से, कहीं ऑप्शन में मिले तुम्हें Br2 नेगेटिव। एक ब्रोमीन ने तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया है तो Br नेगेटिव होगा, 2 आगे लगाना है इसको। आगे समझ। इसके बाद बात करते हैं अब ये दोनों जो चार्जेज हैं इनको कहीं ना कहीं कैसे ये अट्रैक्टेड, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये किससे जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं। अब क्या होगा, ये जो फोर्स होता है पकड़ के रखा है इसने, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी। ठीक है, लाइक ये 2 चार्जेस अगर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करके एक क्या बनाएंगे, क्रिस्टल बना लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इनके बीच में, और ऐसे ही अरेंज होते 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 हर एक क्या बना लेगा, एक क्रिस्टल बना लेगा। और उस क्रिस्टल की फॉर्मेशन में क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। लाइक जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव पास आएंगे कुछ एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। उस एनर्जी जो रिलीज होगी उसी को क्या नाम देते हैं, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी कि कितना अच्छे से लैटिस बना दिया इन्होंने। ठीक है, ध्यान रख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। ठीक है, पूरा डेफिनेशन अच्छे से अभी बताऊंगी, बट समझ तो आना चाहिए ना कि एनर्जी रिलीज हो रही है। अट्रैक्टिव फोर्स है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसलिए एनर्जी रिलीज हो रही है। तो लैटिस एनर्जी का जो सिंबल होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। ये मैं बता चुकी ना, नेगेटिव है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, नेगेटिव थॉट्स दिमाग से जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो नेगेटिव है। अगर कहीं पे एनर्जी तुम्हें देनी पड़े, हीट करना पड़े, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी लैटिस बनने की वजह से, क्रिस्टल बनने की वजह से जो रिलीज हुई है उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। सिंपल है, इतनी सी बात समझ आई। अब एक टर्म होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। वैलेंसी के जैसा ही है, बस NCERT में एक लाइन में लिखा हुआ है तो बता देती हूँ। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है,
किसी भी आयन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़े, कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़े, सिंपल वैलेंसी जो होती है वही है, ठीक है। जैसे सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ा था तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी 1 होगी। मैग्नीशियम को यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़े थे तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी है 2। ब्रोमीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा था तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी ब्रोमीन की, सॉरी ब्रोमीन की क्या हो जाएगी 1। आया समझ में। अब एक पॉइंट और है कि जो ये बनता है आयनिक बॉन्ड बनता है, ये हमेशा किन के बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल। जो लेफ्ट हैंड साइड में है पीरियोडिक टेबल के, वो क्या करते हैं, आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इधर इधर आते आते साइज कम होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, फ्लोरीन जैसे लास्ट में आते हैं, फ्लोरीन वाला ग्रुप। तो समझे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने की, तो जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो इनमें बनेगा ना इजीली, क्योंकि ये दे देगा और ये ले लेगा, ठीक है। तो नॉन मेटल और मेटल के बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड, बट इसमें एक है एक्सेप्शन, इसको याद रख लेना। एक्सेप्शन क्या है, NH4 पॉजिटिव। ये जो आयन है NH4 पॉजिटिव, दिख रहा है ढंग से, NH4 पॉजिटिव। इसमें क्या है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल से मिलकर बनाया है, ठीक है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए तुम्हें कहीं पे बीच में इससे रिलेटेड, तो इसको ध्यान रखना, NH4 क्या होता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड कौन सा है, आयनिक है। और इसका NH4 पॉजिटिव होल एक पॉजिटिव की तरह काम करेगा, इसके साइड में कोई भी अनायन आ सकता है, लाइक Cl नेगेटिव मैंने लिख दिया, NH4 पॉजिटिव Cl होता है, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है। तो ये क्या है, एक आयन है जो किससे बना है, नॉन मेटल से, बाकी सब किससे बनेंगे, मेटल नॉन मेटल से। आगे समझ क्लियर है। तो ये थी पॉइंट्स। अब एक चीज़ जो है नॉन डायरेक्शनल नेचर, ये जो फोर्स है आयंस के बीच में जो फोर्स होता है वो किसी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता, ज़्यादा इस डायरेक्शन में ज़्यादा है इधर कम है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब खुद सोच के देखो, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है तो वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो हर डायरेक्शन में सेम होगी, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो गया, जैसे ये मान रहे तुम Na पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, हर एक डायरेक्शन से क्लोरीन को क्या करेगा, सेम लेवल पे अट्रैक्ट करेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि ये इस डायरेक्शन से अगर क्लोरीन आ रहा है उसको अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से आएगा तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, नहीं होता ऐसा। ये पूरा स्फेरिकल होता है और आराम से हर एक डायरेक्शन से अट्रैक्ट करेगा। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोल सकते हो, या फिर आयनिक बॉन्ड्स क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर होते हैं। समझ आया। आयनिक बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट देके पूछ सकते हैं तुमसे। आयनिक बॉन्ड्स होंगे नॉन डायरेक्शनल, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होंगे, डायरेक्शनल। लिख लेना अच्छे से, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, ऐसे P और S मिलेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना समझ आया होगा आई होप, क्या स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन टाइप में है ये। इसके बाद बात करते हैं लेटिस एनर्जी। थोड़ी सी तो आपको बताया मैंने क्या होती है, जब लेटिस बनता है आयंस पास में आते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और उसी को क्या बोलते थे, लेटिस एनर्जी। लेकिन क्या होना चाहिए, 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए, 1 मोल बनेगा तभी उसको लेटिस एनर्जी बोलेंगे फ्रॉम गैसियस आयंस। अब ये जो दो चीज़ें ना ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, लाइक लेटिस एनर्जी और हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन इसको कैसे डिनोट कर देते हैं, डेल्टा H और F। F क्या है, फॉर्मेशन, डेल्टा H क्या होता है, हीट होता है, चेंज। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन और लेटिस एनर्जी, इनमें डिफरेंस क्या है। अब कितनी भी एनर्जी होती है ना, लाइक डिसोसिएशन एनर्जी, लेटिस एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सब में क्या होता है, 1 मोल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि जब हम इनकी यूनिट्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, किलो जूल पर मोल, मतलब 1 मोल की बात करते हैं। तो 1 मोल तो सब में होगा, ये बात तो बहुत ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसमें भी 1 मोल कंपाउंड बनेगा और इसमें भी 1 मोल कंपाउंड बनेगा, लेकिन लेटिस एनर्जी में बनेगा गैसियस आयंस से। आयनिक आयंस जो होंगे वो जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगे, लेटिस एनर्जी। यही बोला था मैंने, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, लेटिस एनर्जी। लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या होगा, 1 मोल कंपाउंड बनेगा फ्रॉम प्योर स्टेट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जिस फॉर्म में मिलते हैं हमें नेचर में, या फिर जिस फॉर्म में स्टेबल होते हैं उससे। अब देखो सोडियम, लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, सिंपल, Na पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव चार्ज किस में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में, प्लस क्लोरीन नेगेटिव हो वो भी किस में हो, गैसियस स्टेट में, तब मिलके जो बना देगा वो हो जाएगा NaCl। तो ये जो एनर्जी चेंज आएगी ये इस रिएक्शन की, यहाँ पे जो इस स्टेप में जो चेंज आएगा वो होगी लेटिस एनर्जी तुम्हारी।
आया सिंपल समझ में। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि सोडियम किस फॉर्म में मिलता है, तो सोडियम सॉलिड होता है ना, वैसे अगर रूम टेम्परेचर पे रखा है, प्योर स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में क्या होगा, सोडियम सॉलिड होगा। क्लोरीन क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होते हैं क्लोरीन, तो इसका तो कोई कुछ है ही नहीं। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, NaCl, ठीक है, ये सॉलिड। तो सोडियम जब मैंने सॉलिड लिया है, ये सॉलिड फॉर्म में ही मिलता है सोडियम। अगर मैं इसको हीट करूँगी तब जाके कहीं गैसेस में कन्वर्ट होगा, और इसको एनर्जी दूंगी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगी, तब जाके Na पॉजिटिव बनेगा। तो ये था लेटेस्ट एनर्जी। लेकिन जो एलिमेंटल फॉर्म है, वहाँ से जो चेंज आएगा एनर्जी का, उसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन की हीट। आए समझ में डिफरेंस? बस ये डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आयंस है और यहाँ पे क्या है, एलिमेंटल फॉर्म है। ध्यान रखोगे, ये पूरा बेसिस है बोर्न हेबर साइकिल का। इसी से पता चलेगा कि एक ये तो फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर हो जाएगी, ये सब बाकी एनर्जीज को ऐड वगैरह करके, ठीक है। तो बेसिकली अभी अगर समझ नहीं आ रहा तो पॉज करो, एक बार ध्यान से देखो इसको और इसको समझ लो। ये समझ लोगे तो बोर्न हेबर साइकिल होगी पूरी की पूरी। अब इसको जो है बड़े ध्यान से समझना, आराम से, बहुत सिंपल है। बोर्न हेबर साइकिल क्या होते हैं, बोर्न और हेबर दो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे है ये। किस लिए यूज़ होते हैं, लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। अब ऐसी तो हवा में कोई गैसियस एटम नहीं घूम रहा होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का कंबाइन कर लिया और तुमने कोई मीटर लगा रखा है जिससे तुम्हें पता चल जाए कितनी एनर्जी निकल गई है। तो लेटेस्ट एनर्जी को क्या होता है, हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, डायरेक्टली हमें पता नहीं चलता कि लेटेस्ट एनर्जी कितनी निकली है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते हैं, बोर्न हेबर साइकिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि बोर्न हेबर साइकिल का यूज़ क्या है, क्यों इसको पढ़ते हैं, या फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आराम से अगर मेरे को देखना है NaCl की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो सोडियम होगा सॉलिड स्टेट में प्लस Cl2 होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा NaCl में। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हाफ से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। बहुत सिंपल बेसिक सी रिएक्शन है। तो ये क्या है, सॉलिड से अगर मैं NaCl बना रही हूँ, एलिमेंटल स्टेट से बना रही हूँ, तो इस रिएक्शन में जो चेंज आएगा उसको क्या बोल दूँगी मैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। समझ आ रहा है, डेल्टा FH। अब क्या करती हूँ मैं, इसको और तरीके से घुमा के मैं वहाँ पे लेके जाना चाहती हूँ, ठीक है। ये तो है डायरेक्टली मैंने कंबाइन कर दिया, ये आ गया, और इस रिएक्शन की हीट ऑफ फॉर्मेशन मुझे पता है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप मैं लेके जाती हूँ कुछ और, किसी तरीके से मैं NaCl को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, Na सॉलिड है, इसको मैं कन्वर्ट करूँगी गैसियस में। अगर मान लो तुम्हारे पास सॉलिड क्रिस्टल है सोडियम का, तो तुम उसको हीट करोगे, हीट करते ही क्या होगा, वो पहले गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। गैसियस में कन्वर्ट होने के बाद अगर तुमने और हीट दी, तभी तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। थोड़ी हीट तो उसको चाहिए होगी ना, एनर्जी चाहिए होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऐसे थोड़ी अपने आप डोनेट कर देगा। तो अब क्या है, ये गैसियस में कन्वर्ट होगा। ये जो सिंबल्स डिनोट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है इस साइकिल में। तो सॉलिड से गैसियस में जब कोई जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो जो एनर्जी मैंने इस प्रोसेस के लिए दी होगी उसको क्या बोल दूँगी मैं, सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये गैसियस एटम बन गया मेरे पास सोडियम का। अब मैं चाहती हूँ कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये क्या बनेगा, Na पॉजिटिव। सीधी सी बात है ना, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, Na पॉजिटिव मिल जाए और Cl नेगेटिव मिल जाए, दोनों गैसियस में मिल जाए, तभी तो ये कंबाइन करके ऐसे बना के लेटेस्ट एनर्जी के इक्वल कर पाऊंगी इसको। तो गैसियस सोडियम से मैंने Na पॉजिटिव दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। सब पढ़ा चुके मैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी बन गई, तो ये भी गैसियस एटम में होगा। इतनी सी बात समझ आई। अब तुमने सब्लिमेशन के लिए भी हीट दी है, तो ये होगी पॉजिटिव कहीं ना कहीं, और आयनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा होती ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया तुम्हारे पास, पॉजिटिव, और मेरे पास बन के आ गया है Na पॉजिटिव। इसी तरह से मैं क्लोरीन के साथ करूँगी। क्लोरीन है तो पहले ही गैसियस में, Cl2 गैसियस में, लेकिन इस Cl और Cl को मेरे को तोड़ना पड़ेगा। पहले मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगी, एटम बनेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकाल पाऊंगी ना, ऐसे थोड़ी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, इस Cl को मैं तोड़ूंगी तो उसके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक अकेला Cl गैसियस एटम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक बॉन्ड को अगर मैं तोड़ रही हूँ तो मेरे पास दो एटम मिल रहे हैं क्लोरीन के, ठीक है। एक बॉन्ड को तोड़ते ही दो एटम्स नहीं मिल जाएंगे, ऐसा थोड़ी एक ही एटम मिलेगा, एक के साथ दूसरा। तो जो डिसोसिएशन एनर्जी होगी उसका हाफ एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी एक एटम के लिए, ठीक है। दो एटम के लिए डिसोसिएशन एनर्जी, तो एक एटम के लिए डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2, और ये भी मैं क्या कर रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ, तो पॉजिटिव हो गई है। इसके बाद क्या करना है, मैंने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देना है। क्लोरीन को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन देना है, जिससे ये बन जाएगा Cl नेगेटिव
गैसेस। और इस एक इलेक्ट्रॉन देने वाली चीज़ को ही क्या बोला था मैंने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये से डिनोट कर रही हूँ। और तुम्हें ध्यान हो तो क्लोरीन, फ्लोरीन और ये आयोडीन वगैरह की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी वो क्या वैल्यू होती थी, नेगेटिव होती है। मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो अब बन के आ गया मेरे पास Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव गैसेस। इन दोनों को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो मेरे पास फिर से यही कंपाउंड बन जाएगा, फिर से यही कंपाउंड बनेगा। और इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे पॉजिटिव कटायन गैस स्टेट में और एनायन, तो इस वाली एनर्जी को ही क्या बोलेंगे, ये दोनों कंबाइन करके जब आएंगी NaCl बना लेंगे। तो इसी को तो लेटिस एनर्जी बोला था ना, इसी को क्या बोला है, लेटिस एनर्जी। और लेटिस एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, निकलती है। तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। इतनी से बात समझ आई है, ये समझ आया पूरा क्या किया है। एक तो सिंपल स्टेप ये वाला है, पहला स्टेप। दूसरा है मैंने घुमा घुमा के इसको तोड़ तोड़ के लेके आई हूँ मैं, एक स्टेप में फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे करके। अब आता है हमारे पास हैस लो। हैस एज सच इसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। थर्मोडाइनमिक्स में इसको पढ़ते हैं कि पूरा होता क्या है ये, कि अगर तुमने एक प्रोडक्ट बनाना है, ए से तुम्हें जाना है बी प्रोडक्ट बना दिया, तो तुम एक स्टेप में ले जाओ इसको, या फिर तुम ए से सी पे गए, सी से डी पे गए, डी से ई पे गए, फिर जाके तुमने बी में बनाया। तो ये तो हो गया सिंपल पहला स्टेप, एक स्टेप में ले गए। ये हो गया तुमने पहला स्टेप यहाँ किया, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हेस लॉ ने क्या बोला था, ये एनर्जी जो है वो बराबर होगी सारे स्टेप्स के। मतलब तुम एक सीढ़ी चढ़ के इधर जाओ, सीधे सीधे जाओ, या फिर घूम फिर के आओ, एनर्जी तुम्हारी बराबर लगेगी। मतलब एक स्टेप जो है इसकी जो एनर्जी चेंज होगी वो बराबर होगी इन सारे स्टेप्स की जो एनर्जी है उनके सम के बराबर, ठीक है। अब इसी को हम अप्लाई करते हैं इस वाली जो हमारा कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, NaCl पे। तो NaCl का एक स्टेप तो ये है सिंपल, कि मैंने Na सॉलिड लिया, Cl2 गैसेस लिया, कंबाइन कर दिया, HF बन गई। तो पहला स्टेप की जो एनर्जी होगी, एक तरफ की जो स्टेप की एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, चाहे मैं इनको घुमा घुमा के अलग से लेके जाऊँ, अलग अलग स्टेप में तोड़ के फिर इस कंपाउंड को बनाऊँ। तो इसको अगर मैंने तोड़ा है अलग अलग में, तो मैंने कितनी एनर्जी दी है, कितनी ली है, उनका सम किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर, ठीक है। तो डेल्टा HF किसके बराबर हो गया, सब्लिमेशन एनर्जी। ये सिंबल्स का ध्यान रखना है, जिस सिंबल में लिखा है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे होगा डेल्टा HF किसके बराबर हो गया, सब्लिमेशन एनर्जी। फिर आयनाइजेशन एनर्जी भी मैंने दी है इसको, तो प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे तो दो ही चीज़ें दी हैं, यहाँ पे क्या होगी, डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2, तो प्लस डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2 आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो क्या है, नेगेटिव, तो ये माइनस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लैटिस एनर्जी क्या है, नेगेटिव है, तो ये भी माइनस लैटिस एनर्जी, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मूला जो निकल के आया बेसिकली। एक बार मैं चेक करती हूँ, ठीक है। तो पूरी साइकिल ये सब समझने का एक ही मकसद था कि हमें ये पता चल जाए कि कौन सी एनर्जी किसके बराबर है। अब डेल्टा HF हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर हो गई, इन सब के बराबर हो गई। ये माइनस और पॉजिटिव सिंबल देख लो ध्यान से। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तुम्हें या तो हीट ऑफ फॉर्मेशन दे देंगे, ये सारी एनर्जी दे देंगे, बीच से लेटेस्ट एनर्जी निकलवा लेंगे, या फिर बाकी सारी दे देंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकलवा लेंगे। मतलब इनमें से कोई एक एनर्जी गायब कर देंगे और तुमसे बाकियों की वैल्यू देके उस एनर्जी को पूछ लेंगे, सिंपल, ठीक है। इनमें गलती क्या करते हैं हम लोग, सबसे सिली मिस्टेक क्या होती है, इसकी यूनिट्स तुम्हें दे देंगे किलो जूल पर मोल में, लेकिन इनकी यूनिट्स तुम्हें मिलेगी जूल पर मोल में, ठीक है। और जब हम कंपेयर करेंगे तो फिर वैल्यूज़ नेगेटिव पॉजिटिव का उल्टा पुल्टा हो जाता है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूनिट्स का ध्यान रखना, एक ही यूनिट में रखना, जूल में रखना जूल में रखो, किलो जूल में रखना है किलो जूल में रखो, ठीक है। बट ये ध्यान रख लेना, इस फॉर्मूला को अच्छे से लिख लो। ये जो साइकिल से बनाई है ये खुद से लिख के देखोगे तभी क्लियर होगा, ठीक है। एक बार खुद से इसको लिख के देखो। इसके बाद एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। या तो ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं PGT एग्जाम्स में, इतना ही है कि या तो NaCl का पूछ लेंगे या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इससे बाहर कोई नहीं पूछता। अब एक बात और है, चेंज जो होगा वो इनके फॉर्मूलाज में ही होगा, ये वाले जो फॉर्मूला है। तो NaCl का अगर ये है तो बस ये ध्यान रखना तुम कि ये 1:1 का है, तो NaF का भी यही फॉर्मूला होगा, लिथियम
क्लोराइड का भी यही होगा, लिथियम फ्लोराइड का भी यही होगा, पोटेशियम फ्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड का, पोटेशियम आयोडाइड, इन सब का भी क्या होगा, सेम फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो NaCl का याद कर लोगे, बाकी ये भी अगर तुम्हें दे देते हैं तो सेम यही अप्लाई करना है। अब बैठ के पेपर में साइकिल तो बनाने नहीं लगोगे तुम पहले, अच्छा ये वैसे बना सकते हो अगर प्रैक्टिस करोगे इसको 2-4 बार तो बहुत जल्दी बन जाती है। ये लिखा तुमने, सब्लिमेशन से गैसियस, फिर इलेक्ट्रॉन दे के आयन बन जाएगा, इधर वाला भी डिसोसिएशन, फिर अनायन बनेगा, दोनों को मिलकर लेटिस एनर्जी आएगी, इक्वल टू पुट कर दो। बट तुम्हें तो टाइम बचाना है ना, तो इसलिए इसको ध्यान से याद कर लो। अब बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो अब क्या है, मैंने पहले लिख दिया है मैग्नीशियम सॉलिड, फिर O2, ये गैसियस ही होता है वैसे, HF, और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड बन जाएगा। एक तो सिंपल एक स्टेप में मैंने इसको डिनोट कर दिया, और इसको क्या बोल देंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ध्यान रखना, जब तुम रिएक्शन बैलेंस करते हो तो कई बार क्या कर सकते हो तुम कि ऑक्सीजन को यहाँ पे ना हटा के तुम ये बैलेंस कर दो। बैलेंस तो अभी ये रिएक्शन की 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वगैरह से बैलेंस है। बट हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन, कोई भी हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, 1 मोल कंपाउंड बनेगा या फिर 1 मोल रिएक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता है, 1 मोल कंपाउंड बनाना है, तो यहाँ पे तो तुमने 2 मोल बना दिया ना, इसलिए ट्राई करो यहाँ पे हमेशा एक ही रहे। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये हाफ से डिनोट करना है। आया समझ क्या हो रहा है। इसी तरह लेटिस एनर्जी भी क्या होती है, 1 मोल कंपाउंड बनाना है, इसलिए इसको यहाँ पे हाफ से डिवाइड किया। इसी तरह मैंने क्लोरीन जो पीछे NaCl बनाया था तब भी उसको हाफ से डिवाइड किया था। अब सिंपल सेम स्टेप्स है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या है, Mg2 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है। अब अगर तुम्हें ये नहीं पता कि ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होता है, Mg पे 2 पॉजिटिव होता है, तो दिक्कत है। ठीक है, तो 9th क्लास की बुक उठाओ और वहाँ पे वैलेंसी वगैरह जो याद करने के लिए शुरू में देते हैं उनको याद करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम सॉलिड है, सॉलिड से पहले तो गैस में कन्वर्ट करना है, तो सब्लिमेशन एनर्जी होगी। सब्लिमेशन एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एनर्जी देनी है तुमने। अब गैस से तुम पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ऐसे मत कर देना कि तुमने मैग्नीशियम गैसियस बनाया, अब तुम्हें Mg2 पॉजिटिव चाहिए, डायरेक्टली तुमने लिख दिया Mg2 पॉजिटिव और ये आयनाइजेशन एनर्जी होगी। नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी स्टेप वाइज होती है, पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर 2, फिर 3, ऐसे दूसरा और तीसरा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया था। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम गैसियस है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बन गया Mg पॉजिटिव। ठीक है, इसको क्या डिनोट कर दूंगी, पहला इलेक्ट्रॉन निकला है तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 पहली है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। अब इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है मैंने, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी 2 होगी और ये बन गया Mg2 पॉजिटिव। यही चाहिए था हमें। इधर देखो, ऑक्सीजन को डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 करना है, सेम क्लोरीन वाला केस है, क्योंकि एक बार एक बॉन्ड को तोड़ते ही तुम्हें 2 एटम्स मिल जाएंगे, इसलिए डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। डिसोसिएशन के लिए भी तुम्हें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी, पॉजिटिव हो गया। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, 1 इलेक्ट्रॉन को आराम से ले लेता है, तो पहली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, पहला जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी। यहाँ गड़बड़ करोगे तुम, इसको नेगेटिव होगी। ठीक है, लेकिन एक बार नेगेटिव आने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है। नेगेटिव रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली जाता नहीं है उसके अंदर, तो क्या करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया पॉजिटिव, दूसरी देगा नेगेटिव और दूसरी दोगे तो पॉजिटिव, तो बन गया हमारे पास ऑक्सीजन 2 नेगेटिव गैसेस। अब इन दोनों को जब टकराएंगे एक दूसरे के साथ तो ये कंपाउंड बनेगा, उसी को क्या बनेगा, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, लैटिस एनर्जी नेगेटिव है तो ही कंपाउंड स्टेबल है। लैटिस एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो डिपेंड करेगा आयनाइजेशन और ये सब कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये मिलके ये बना दे लैटिस एनर्जी। ठीक है, इसको ध्यान रख लोगे, ये मैं समझा तो चुकी थी पहले ही आपको, ये मैं पहले ही समझा चुकी थी। तो इससे क्या बन गया, सेकंड से O2 नेगेटिव, ये Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव जब मिलेंगे तभी क्या बनेगी हमारी लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी क्या होगी इसकी, नेगेटिव। आए समझ, ये पूरी साइकिल सेम NaCl वाली है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और 2 लिए हैं, तो एक स्टेप इंक्रीज हो गया। तो अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ हीट, वो किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे है सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव है, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1 देनी पड़ेगी, पॉजिटिव है। आयनाइजेशन एनर्जी तो सेकंड देनी ही पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा ही देनी पड़ती है। फिर यहाँ पे आएगा प्लस डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 जो है वो माइनस करनी है तुमने, नेगेटिव सिंबल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 क्या है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 2 पॉजिटिव है, और फिर लैटिस एनर्जी किसके बराबर है, माइनस लैटिस एनर्जी।
ठीक है। तो डेल्टा HF किसके बराबर हो गया, ये वाली जो इक्वेशन लिखी है उसके बराबर। इसको नोट डाउन कर लो, यही काम आएगा। अब तुमसे मैग्नीशियम ऑक्साइड पूछा हो या फिर मैग्नीशियम सल्फाइड बोल दे या फिर तुमसे कैल्शियम ऑक्साइड बोल दे, मतलब सेम ग्रुप, इस ग्रुप के और इस ग्रुप के जो मेंबर्स मिलकर बनाएंगे सबकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन सेम होगी। ये वाली वैल्यूज पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या है, ये लेटिस एनर्जी बोन हिबर साइकिल तो इतनी थी, तुमसे 2-3 क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, यही पूछते हैं इनमें से। और लेटेस्ट एनर्जी पे किस किस पे डिपेंड करेगी, कब ज़्यादा होगी कब कम होगी, ये और पढ़ना बाकी अभी। इससे क्वेश्चन पूछते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेंगे तुमसे कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ लेटेस्ट एनर्जी के या फिर डिक्रीजिंग में, या फिर इनमें दो दे देंगे तुम्हें NaF और NaCl, तो बताओ इनमें किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लेटेस्ट एनर्जी क्या है कि पहले पॉजिटिव कटाइन बनाना है हमने, फिर नेगेटिव कोई भी अनायन बनेगा। अब जितना इजीली ये पॉजिटिव कटाइन बन गया उतना ही इजी होगा कंपाउंड को बनाना। इसी तरह से जितना जल्दी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अनायन बन जाएगा उतना ही इजीली कंपाउंड बन जाएगा और उसकी लेटेस्ट एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। आया समझ, जितना इजीली कटाइन बन जाए, जितना इजीली अनायन बन जाए तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होती है। अब ये कि इजीली कब बन जाएगा, जब ए मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी की क्या होनी चाहिए, कम, तभी तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, कम एनर्जी लेके इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ए पॉजिटिव बन गए। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है, दिख रहा है, कम। और बी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को आराम से ले ले, इलेक्ट्रॉन को लेके बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर दे, खुश हो जाए एकदम, तो ये क्या हो जाएगा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, वैसे जनरली यूज़ कर लेते हैं दोनों को इंटरचेंजेबली, बस साइन का डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, टेंडेंसी को शो करता है, इलेक्ट्रॉन लेने की कितनी उसकी टेंडेंसी है, कितना चाहता है वो इलेक्ट्रॉन लेना, तो ये पॉजिटिव होती है। मतलब अगर पॉजिटिव हो जाए अनाइन के लिए, अनाइन इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, मतलब जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उतनी उसकी टेंडेंसी होगी लेने की, तो या तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो हम बोल सकते हैं, या फिर हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो। एंथैल्पी मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज करे, एनर्जी है ये वाली टर्म, और ये है टेंडेंसी, ध्यान रख लोगे, ये पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब वो इलेक्ट्रॉन ले तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर दे और स्टेबल हो जाए, ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत हाई होनी चाहिए। तो नेगेटिव तो बाद की बात है, हाई होनी चाहिए, नेगेटिव होती है ये। अब अगर तुम देखोगे तो लेटेस्ट एनर्जी किसके बराबर लिख सकते हो तुम, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यही तो है ना। इसको आयनाइजेशन एनर्जी देनी है और इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से निकल रही है। एक तरफ एनर्जी दे रहे हो तुम, एक तरफ एनर्जी निकाल रहे हो, तो कितनी निकलेगी फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को सम कर दोगे, ठीक है। कितनी दी कितनी निकली, इन दोनों को सम कर दोगे तो लेटेस्ट एनर्जी आ जाएगी, सिंपल है। तो लेटेस्ट एनर्जी को कैसे डिनोट कर सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब क्या है, लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो कंपाउंड बन जाता है, स्टेबल होता है, वो कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो लेटेस्ट एनर्जी नेगेटिव है, एक तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, तो इन दोनों को एक साइड लिखा है मैंने बस, लेटेस्ट एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक साइड हो और आयनाइजेशन एनर्जी दूसरी साइड लिखती मैंने, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये वाली चीज़ नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, तो इन दोनों को एक साइड लिख दिया। ये किसके बराबर हो जाए, आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव, ये ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो जो नेगेटिव सिंबल वाली एनर्जीज हैं उनका वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए पॉजिटिव से, क्योंकि नेगेटिव क्या है, एनर्जी रिलीज हो गई, कंपाउंड स्टेबल हो गई, यही तो हम चाहते हैं, तभी तो कंपाउंड बनेगा। तो जब भी लेटेस्ट एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सम ज़्यादा हो आयनाइजेशन एनर्जी से, तो कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार कि ये कंपाउंड स्टेबल है, ये कंपाउंड बनेगा नहीं बनेगा, तो तुम्हें इन दोनों का सम करके देखना है, और कोई सिंबल वगैरह चेंज नहीं करना। लेटेस्ट एनर्जी तुम्हें नेगेटिव में गिवन होगी, नेगेटिव रखना है यहाँ पे, ये नेगेटिव में होगी, नेगेटिव ही रखना है, नेगेटिव नेगेटिव करके यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आएगा, वो नेगेटिव ज़्यादा होना चाहिए इसकी वैल्यू से, आयनाइजेशन एनर्जी से, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेक करना है तुमने दोनों का। इसके क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे तब, ठीक है। एक तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ आ गया होगा। दूसरी बात करते हैं, चलो कटायन अनायन बन गया हमारा, बना दिया, कैसे भी करके जो भी किया बना दिया, उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बता चुकी हूँ कि चार्ज चीज़ के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, Q1 Q2 अपॉन R², ये इसके बराबर होता है। इसको हटा के कॉन्स्टेंट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब Q1 और Q2 क्या है, चार्ज, ये Q1 क्या है, मान लो Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव लिख लो,
आराम से याद रह जाएगा। तो पॉजिटिव जितना चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव जितना चार्ज है अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स क्या है, जो ये फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के। चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा, उतनी ही ज़्यादा लेटिस एनर्जी होगी। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ लेटिस एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज के प्रोपोर्शनल है। जो भी ये हमारे पास अनायन और कटायन है इनकी चार्ज में, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। मतलब लेटिस एनर्जी जो है साइज पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा साइज होगा कम लेटिस एनर्जी होगी, कम साइज होगा ज़्यादा लेटिस एनर्जी होगी। ठीक है, दोनों के साइज पे डिपेंड करेगा। ठीक, अब इनको नोट डाउन कर लो दोनों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि कब हमें चार्ज देखना है, कब साइज देखना है। ये एक दो जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं, वहीं से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या है बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। पहला है NaF, MgF2 और AlF3। ठीक है, दूसरा ऑर्डर मैंने लिखा है NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, और तीसरा कंपेयर करना लिथियम ऑक्साइड और लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, तो अब मैंने बोला है कि ये जो मेरे पास 3 कंपाउंड्स हैं NaF, NFgF2, एल्यूमिनियम F3, इनमें कंपेयर करके मुझे बताओ किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, या फिर ऑर्डर में अरेंज करो। क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है ये वाला। तो इसमें ध्यान रखना है तुमने, पहले ये चेक करो कि इनमें कॉमन आयन कौन सा है। फ्लोरीन 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 कॉमन आयन है, तो इसको तो भूल जाओ, फ्लोरीन को तो सब में कॉमन है, इसका क्या कंपेयर करना है। अब देखो तुम्हारे पास एक है सोडियम, फिर है मैग्नीशियम और फिर है एल्यूमिनियम। ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एक ही पीरियड के एलिमेंट है, एक ही पीरियड में आते हैं ना, ये सेम पीरियड में आएंगे। तो सेम पीरियड में चार्ज का ये जो साइज है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता। लाइक साइज इतना चेंज नहीं होता ड्रास्टिकली कि उसको कंसिडर किया जाए। तो पीरियड में जब भी सेम पीरियड के आयंस आएंगे आपके पास, सेम पीरियड्स के जब भी आयंस आएंगे, तो क्या चेक करना है तुमने, चार्ज चेक करना है। चार्ज चेक करना है किसके ऊपर, जितना ज़्यादा चार्ज होगा लेटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रख लो कि पीरियड अगर सेम है सबका तो चार्ज चेक करना है। अब यहाँ पे चार्ज देखो, Na पॉजिटिव होता है, F नेगेटिव हो जाएगा। मैग्नीशियम पे 2 फ्लोरीन आए हुए, मतलब ये 2 पॉजिटिव होगा। एल्यूमिनियम पे 3 ये आए हुए हैं, तो एल्यूमिनियम 3+ होता है। ठीक है, तो Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3+। जितना ज़्यादा चार्ज है लेटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये क्या हो गया, ये लेटिस एनर्जी का ऑर्डर हो गया मेरा। ठीक है, कर लोगे, सिंपल है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड। क्लोरीन क्लोरीन सेम है, तो क्लोरीन को तो मैंने चेक ही नहीं करना है। यहाँ पे बच गया क्या मेरे पास, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। क्या है, एक ग्रुप के एलिमेंट है। ग्रुप में क्या होता है, साइज बहुत ज़्यादा डिफर करता है, मतलब ऊपर छोटा होता है, नीचे आते आते बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब भी ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, एक ही ग्रुप के अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, तो तुम्हें चेक करना है साइज क्या है उनका। और साइज क्या था, लेटिस एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसकी जितनी ज़्यादा साइज होगी वो उतना ही कम लेटिस एनर्जी होगी। तो सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, मतलब लेटिस एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। अब ये है Li2O और Li3N। ठीक है, तो इसमें क्या, लिथियम तो दोनों में कॉमन है। ये स्टेशियोमेट्री का कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ चार्ज डिटरमाइन करने के लिए होता है। ठीक है, तो लिथियम को तो देखोगे नहीं तुम। हमारे पास है ऑक्सीजन और है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक ही पीरियड के एलिमेंट है। पीरियड के एलिमेंट एक ही है, तो तुम्हें क्या चेक करना है, चार्ज चेक करना है। तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव, और नाइट्रोजन पे कितना है, 3 नेगेटिव। जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ही लेटिस एनर्जी ज़्यादा। तो ये हो जाएगा ये ऑर्डर। ठीक है, मतलब Li3N का जो लेटिस एनर्जी वो ज़्यादा होगी Li2O से। कर लोगे। और एक जब आगे हम पढ़ेंगे फजान्स रूल्स आते हैं, 4 जो होते हैं वो फजान रूल आएंगे, उनको इससे कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। ये क्या है, ये तुम्हारे लेटेस्ट एनर्जी के हैं। ये बस ये ध्यान रखना है तुम्हें कि जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उस पर डिपेंड करेगा। फोर्स किसके बराबर है, Q1 Q2 अपॉन R²। चार्जेस ज़्यादा होना चाहिए और जो हमारी डिस्टेंस है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, फजान्स रूल्स क्या बताएंगे तुम्हें, कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, आयनिक कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये था हमारा लेटिस एनर्जी कंप्लीट। पीरियड का ध्यान रखना, ग्रुप का ध्यान रखना, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये सब ध्यान रखना। बोर्न हेबर साइकिल का खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ठीक है, तो ही समझ आएगा। और क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, जस्ट वैल्यूज को पुट करना है, ऐड करना है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अच्छा लगा वो लेक्चर तो सब्सक्राइब कर देना।